हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। बहुत सारे रिवीजन पॉइंट्स आपके लिए लाए गए हैं, स्टैटिक पॉइंट्स भी हैं, तो आप एंड तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव होगी ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल का रिविजन करेंगे जैसा कि हम लोग रोज करते हैं। आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की? तो महाराष्ट्र ने इसे शुरू किया है। इसके अलावा मैटी केला कहाँ का है जिसे जीआई टैग दिया गया? तो ये कन्याकुमारी तमिलनाडु का है। और अभी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने निम्न में से 3 अधिनियम में संशोधन किया है, जो कि मैंने कल बताया था आपको, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। हाल ही में विश्व मच्छर दिवस मनाया गया 20 अगस्त को, और अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। कौन? अंतिम पंघाल। इसके अलावा पीएम मोदी दोस्तों 22 अगस्त से यानी आज से 4 दिवसीय यात्रा करेंगे। कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का और ग्रीस का। यहीं पर ब्रिक्स समिट में हिस्सा भी लेंगे। साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है पीआर ससादरी को। और निकारागुआ में भारत के अगले राजदूत होंगे सुमित सेठ। कोयम्बटूर में स्थापित की गई तिरुवल्लुवर की मूर्ति की ऊंचाई है 25 फीट। ये पूरी तरीके से स्टील की बनाई गई है। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण द्वितीय चंद पर 4 साल का बैन लगा है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले इस वीडियो की डिटेल के साथ ये पीडीएफ फाइल और इसकी क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। आप एमजेटी ऐप पर जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हो। रोजाना की पीडीएफ डाली जाती है, रोजाना की आपको यहाँ पर क्विज भी दी जाती है। इसके अलावा हमारे कोर्सेज और ई बुक वगैरह भी वहीं पर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाए जाने वाले सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस, गुडविल डे। ये मनाया जाता है राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर। ये पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनकी जयंती के अवसर पर यह मनाया जाता है सद्भावना दिवस। अच्छा, एक चीज और, इनकी जयंती पर तो सद्भावना दिवस मनाते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ इनकी पुण्यतिथि पर कौन सा दिवस मनाते हैं? राजीव गांधी जी भारत के विकास में एक अहम भूमिका निभाने वाले प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त को 1944 को, और ये भारत में 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। थीम है इस दिवस की प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनल हार्मोनी। ओके, अब देखो इनके टाइम पर कौन कौन सी चीजें हुई थी, महत्वपूर्ण चीजें। जैसे मैंने आपको उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बताया था, आज इनके बारे में देखिए। इनके टाइम पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, आपको पता होगा। ये एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जो थी वो अभी 2020 तक चल रही थी। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। और दूसरा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो 34 सालों के बाद अब नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, और इससे पहले इन्हीं के टाइम पर पिछली वाली आई थी। ये दूसरी वाली थी एजुकेशन पॉलिसी, ये वाली तीसरी वाली है, ठीक है ना, जो अभी आई हुई है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली इन्हीं के टाइम पर शुरू की गई थी। दूरसंचार विकास एमटीएनएल आपने जरूर सुना होगा, महानगर टेलीकम्युनिकेशन निगम लिमिटेड, ठीक है। और टेलीफोन में पीसीओ जो सिस्टम है, पीसीओ आपने देखा, बहुत समय तक, लंबे समय तक ये प्रचलित रहा, जगह जगह पर हुआ करता था। तो ये भी इन्हीं के टाइम पर शुरू किया गया। युवा सशक्तिकरण, न्यूनतम मतदाता आयु 18 वर्ष। युवा सशक्तिकरण को लेकर के इन्होंने काफी सारे काम किए। जैसे मतदाता की आयु 18 वर्ष की गई। अगर आपको याद हो, संविधान अगर आपने पढ़ा होगा, तो 61वें संविधान संशोधन के तहत ही ये किया गया था। मतदाताओं की यानी वोटर्स की मिनिमम एज जो है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। यानी 18 वर्ष के ऊपर नागरिक उसके बाद से ही वोट देना शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके टाइम पर करवाई गई थी। अब मुझे एक बार फिर से कमेंट करके बता दो, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर कौन कौन सी चीजें आई थी? अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको बताया था, 2-4 दिन पहले। अब यहाँ पर देखो कुछ जो महत्वपूर्ण महापुरुषों के टाइम पर जो अवसर पर मनाए जाने वाले जो पुण्यतिथियों पर या फिर जयंतियों पर मनाए जाने वाले दिवस हैं, उनको आपके सामने लाया गया है। जैसे जैसे 12 जनवरी को अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आप जानते हो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। मैंने आपको बताया था शहीद दिवस भारत में 2 बार मनाया जाता है, एक तो 30 जनवरी को और एक मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च को 1931 में 1931 में 3 भारतीय महान क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया गया था। इस वजह से हम लोग मनाते। कौन कौन से थे? भगत सिंह जी थे, राजगुरु थे और सुखदेव जी थे। तो इन तीनों को 1931 में 23 मार्च को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। इस वजह से 23 मार्च को भी हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा। इनकी राजीव गांधी जी की ही पुण्यतिथि पर यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 मई को। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, इनकी जयंती के अवसर पर।
5 सितंबर को शिक्षक दिवस भारत रत्न और महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी की जयंती पर। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं हम लोग भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं हम लोग पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। क्लियर है ना? तो ये कुछ और प्रमुख महत्वपूर्ण दिवस हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे दिवस हैं जिनको आप याद कर सकते हो। जैसे 22 दिसंबर को आप कहोगे कि रामानुजन जी की याद में गणित दिवस हम लोग मनाते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस। ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, ये अगस्त महीने के प्रमुख दिवस हैं। इसको मैं अभी पिछले 2-3 दिनों से रोज दिखा रहा हूं, तो आज भी आप देख के ही आगे बढ़ो। ठीक है, 2 से 3 दिन या 4 दिन के गैप पर ही मैं आपको वहां पर पढ़ करके बताऊंगा, बाकी दिन आपको रिवीजन करना है वीडियो को पॉज करके। हाल ही में महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो देखो, महिला फीफा विश्व कप हो चुका है और इसका खिताब जीत लिया है स्पेन ने। स्पेन की टीम महिलाओं की बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। अभी अगर आपको याद हो तो अभी अंडर 17 वाला जो हुआ था ना भारत में, उसको भी इन्होंने जीता था। फिलहाल यहां पर देखो, ये फीफा विमेंस का वर्ल्ड कप है और इन खिलाड़ियों ने जीत लिया है। आयोजन कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो फाइनल मैच सिडनी स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। इंग्लैंड को इन्होंने 1-0 से हराया। एकमात्र ही गोल लग पाया था और वो भी स्पेन की जो कैप्टन है ना, ओल्गा कार्मोना, इन्होंने 29वें मिनट में लगाया और वही एक गोल रहा टोटल। इसी वजह से 1-0 से जीत गए। मस्कट आपसे पूछा जाएगा तो मस्कट आप बताइएगा ताजुनी। ताजुनी क्या है? ये एक पेंगुइन है। पेंगुइन तो आप जानते होंगे, देखे होंगे। तो ताजुनी नाम की जो पेंगुइन है वो इसकी मस्कट रखी गई है। इसके अलावा अभी तक देखो, ये स्पेन पहली बार जीता हुआ है। अभी तक सबसे ज्यादा बार अमेरिका ने 4 बार जीता हुआ है, जर्मनी ने 2 बार, नॉर्वे और जापान ने एक बार ये टूर्नामेंट जीत रखा है। ठीक है, यहां पर जब ये टूर्नामेंट हो गया तो बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, जैसे गोल्डन बूट का अवार्ड, यंग प्लेयर अवार्ड, गोल्डन ग्लव अवार्ड, ये सब वगैरह। तो यहाँ पर देखो, गोल्डन ग्लव का मिला है मैरी आर्पस को, इंग्लैंड की है। यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है सलमा पार्लू इलो को। गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है हिनाटा मियाजावा को, जापान की, जो कि है 5 गोल सबसे ज्यादा इन्होंने लगाए हुए हैं। इसके अलावा गोल्डन बॉल मिला है आयतियाना बोनमाती को, ये स्पेन की है। अभी मैं बात किया था आपसे अंडर 17 का फीफा विमेंस वर्ल्ड कप की। तो अंडर 17 का जो ये फीफा विमेंस का हुआ था, इसको जीता किसने था? स्पेन ने जीता था। अच्छा, ये आयोजन कहां पर हुआ था? इसका आयोजन दोस्तों इंडिया में हुआ था, है ना, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आयोजन हुआ था, स्पेन जीत करके ले गई थी ट्रॉफी। ठीक है, ये भी फीफा का ही है, मतलब कि ये फीफा के द्वारा ही कराया जाता है। फीफा का ही फीफा वर्ल्ड कप भी आप याद रखिएगा। 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ, ये कतर में आयोजित किया गया था। कहां पर आयोजित किया गया था? कतर में। और जीता किसने? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके जीता है। ठीक है, आयोजन अगर पूछा जाए तो आयोजन आप बताना, कतर में किया गया था। ठीक है ना? चलो, अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हरा करके और तीसरे नंबर पर रहा था क्रोएशिया इस बार। क्लियर है ना? चलिए, अच्छा, अब अगला वाला कहां पर किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप जो मेन वाला पुरुषों वाला है, वो अगली बार वाला कहां किया जाएगा? तो आप बताओगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 3 देशों में। कहां कहां? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में। कब का होगा? तो 4 साल जोड़ देना, 2022 से 4 साल जोड़ोगे तो 2026 में होगा। ठीक है ना? चलो, ये सब हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फीफा के बारे में अगर आप जानना चाहो वैसे फीफा के बारे में, तो फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। अच्छा, यह स्थापित किया गया था पेरिस में। इसमें पता नहीं क्यों लोग बार बार गलती करते हैं, मैं इसको 1000 बार बता चुका हूं। पेरिस में स्थापित किया गया था, लेकिन अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए आपसे तो हेडक्वार्टर आप बताएंगे ज्यूरिख में। ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और स्थापना इसकी पेरिस में हुई थी। गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में फीफा के। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। फीफा रैंकिंग आई थी, भारत अभी 99वें स्थान पर पहुंच चुका है और टॉप पर अर्जेंटीना बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का चंद्रमा मिशन यान लूना 25 चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो देखो, अभी हाल ही में लूना 25 दोस्तों ये क्रैश हो गया है, क्रैश लैंडिंग किया है। रसिया का यह विमान था। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, अभी कल भी मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है। लूना 25 क्रैश हो चुका है। एक्चुअली में भारत और रूस के बीच में एक रेस शुरू हो गई थी। रेस कैसी? कि कौन पहले दक्षिणतम बिंदु पर पहुंचेगा चंद्रमा के। तो देखो, भारत का जो इसरो है, ये इसका दूसरा अटेम्प्ट था उस जगह पर पहुंचने का। 2019 में भी हम लोग ने ट्राई किया था, लेकिन 2019 में हम लोग 95% सक्सेस हुए थे, सिर्फ 5% से रह गए थे। सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाई थी, हार्ड लैंडिंग हो गई थी तो क्रैश हो गया था अपना लैंडर। लेकिन इस बार क्या हुआ, हम लोग प्रॉपर तैयारी से चल रहे थे और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ वहां पर उतरने वाले थे। लेकिन
और हम लोग के पास क्योंकि बजट कम था तो हम लोग धीरे धीरे अपना कर रहे थे, उड़ान भर रहे थे। लेकिन इसके पास जो है हैवी रॉकेट है रसिया के पास, तो इन्होंने क्या किया कि अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया। हैवी रॉकेट था इनका, सोयूज करके था, सोयूज 2.1B। इस रॉकेट को इन्होंने लॉन्च कर दिया, काफी हैवी रॉकेट है और इसकी वजह से ये 10 दिन में ही पहुंचना चाह रहे थे। 10 दिन में जा रहे थे, सबसे पहले पहुंचने के चक्कर में ये बेचारे क्रैश कर गए। और जब क्रैश कर गए तो देखो अब वही बात होने लगी कि कछुआ और इसकी खरगोश वाली चाल की, ठीक है, स्लो एंड स्टेडी विंस रेस। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग रसिया के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखो रॉसकॉस्मोस ये वहाँ की स्पेस एजेंसी है, जैसे अपने यहाँ इसरो है, अमेरिका के यहाँ नासा है, चाइना के यहाँ CNSA है, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर रॉसकॉस्मोस है। ओके, तो 10 अगस्त को ये लॉन्च किए थे, 21 अगस्त को ये लैंड करने वाले थे। अपना जो चंद्रयान 3 है वो 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर लैंड होगा। और भी ज्यादा अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो ये कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें अच्छे से मैंने बताया हुआ है। जब भी कोई क्रिटिकल टॉपिक होता है जिसपे लगता है कि और ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है, वो डेली करंट अफेयर में हम लोग 1-2 मिनट में नहीं कवर कर सकते, तो उसके लिए एक डिटेल प्रॉपर वीडियो बना दी जाती है। तो आप उसको भी देखा करो, उसको भी उतना ही प्यार दिया करो जितना आप डेली करंट अफेयर को देते हो, है ना। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए होड़ मची है। क्यों मची है होड़? क्योंकि देखो यहाँ पर पता चला था पानी, यहाँ पर पता चला था पानी के कुछ अवशेष पाए जा रहे हैं, ठीक है, पानी के कुछ अवशेष हैं, तो वहां पर पानी मिल सकता है, संभावनाएं हैं। ये भी भारत ने ही बताया था, चंद्रयान 1 ने बताया था 2008-9 में जो लॉन्च किया गया था। तो अब इसको लेकर के क्यूरियोसिटी बढ़ गई लोगों में, तो और भी देश चाह रहे हैं उस जगह पर पहुंचना, लेकिन आज तक कोई दक्षिण वाले हिस्से पर पहुंच नहीं पाया है। मतलब जैसे ये चंद्रमा है तो इस वाले हिस्से पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है, ठीक है ना। चलो आगे, हाल ही में जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड का किस कंपनी के साथ विलय हो गया? तो जी एंटरटेनमेंट आप जानते हो कि बहुत बड़ी कंपनी है, इसका दोस्तों सोनी के साथ विलय हो गया है। सोनी कंपनी के भी बहुत सारे चैनल हैं, जी कंपनी के साथ भी बहुत सारे चैनल हैं, तो दोनों का मर्जर हो रहा है, बहुत बड़ा मर्जर है ये। और इस मर्जर के बाद यहाँ ये टोटल वैल्यूएशन जो है पहुंचने वाली है, वैल्यूएशन जो पहुंचने वाली है वो $10 बिलियन की पहुंचने वाली है, $10 बिलियन की पहुंचने वाली है, $10 अरब की पहुंचने वाली है, ठीक है, ये विलय के बाद। फिलहाल दिसंबर 2021 में ही दोनों ने ऐलान किया था कि हम लोग मर्ज होंगे, लेकिन प्रोसेस होता है काफी लंबा सारा, शेयर धारक जो होते हैं उनको भी संतुष्ट करना होता है, वो सब चीजें फाइनल करके अब ये NCLT के द्वारा अप्रूवल पा गए हैं। NCLT क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, समझ लो एक ऐसी संस्था जो ये देखती है कि कौन किसका एक्विजिशन कर रहा है, कौन किसके साथ विलय हो रहा है, कौन किस कंपनी को बेच रहा है, इन सब पर ये देखती है, समझ लो एक लीगल अथॉरिटी है। तो NCLT भी जो है एक तरह का कोर्ट ही है और कंपनियों से जुड़े मामले ये देखता है। फिलहाल यहाँ पर जी ग्रुप की अगर बात करें तो अगर आपको ना याद हो तो देखो याद रख लेना, इनका जो फाउंडर हैं सुभाष चंद्रा जी हैं, बहुत ही जाने माने ये व्यक्ति हैं, बहुत ही फेमस पर्सन है सुभाष चंद्रा। तो सुभाष चंद्रा जो है इसके हेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कुछ और इंपॉर्टेंट विलय जो हुए हैं या एक्विजिशन हुए हैं उनको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड, इन दोनों का विलय किया गया। इसके पहले HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का भी विलय किया गया था, HDFC बैंक का भी विलय किया गया था, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा मर्जर रहा, याद रखना उसको। RBI ने मराठा सहकारी बैंक और कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय की मंजूरी दे दी है। CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये UBS ग्रुप के साथ क्रेडिट स्विस ग्रुप का विलय जो होना है इसको मंजूरी दे दी गई। JP मॉर्गन ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का अधिग्रहण कर लिया। 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय हो जाएगा। इसके अलावा एयर एशिया का एयर इंडिया में विलय हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो अभी विलय या फिर कहें कि मर्जर से रिलेटेड थी उनको आपने रिवाइज किया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस ट्यूलिप गार्डन ने एशिया के सबसे बड़े और अपनी तरह के सबसे शानदार पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए अभी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यहाँ पर ट्यूलिप गार्डन है एक, और वो ट्यूलिप गार्डन इतना बड़ा है कि वहां पर 1.5 मिलियन या कहें कि 15 लाख ट्यूलिप के वहां पर पौधे लगाए गए हैं, और इसकी वजह से उसने एक नया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। किस रूप में? एशिया के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत पार्क के रूप में। तो देखो यहाँ पर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, यही इसका नाम है, और इस नाम के गार्डन ने ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये रिकॉर्ड जो है रिसीव कर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में ये हुआ है, ठीक है। इसमें 68 विशेष प्रकार के ट्यूलिप किस्मों का संग्रह है, और इसका निर्माण 2006 से 2008 के बीच में किया गया था। उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद जी, आप जानते होंगे इनको जरूर। अभी हाल ही में इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और एक पुस्तक लिखी है, इनकी पुस्तक का नाम है आजाद। आजाद नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये
मुख्यमंत्री हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में, जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ना होकर के एक राज्य हुआ करता था, ठीक है ना। आज के टाइम तो राज्य यूनियन टेरिटरी हो गया है, हालांकि वहां अभी भी विधानसभा है, और जब वहां पर चुनाव होगा तब वहां पर भी मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने विवाह पर्यटन अभियान शुरू किया? तो देखो, विवाह पर्यटन अभियान जो है ना, अभी हाल ही में शुरू किया है। किसने? पर्यटन मंत्रालय ने। पर्यटन मंत्रालय ने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि एक हम योजना लाएंगे, एक अभियान चलाएंगे, कैंपेन करेंगे, चलाएंगे, जिसके तहत एक प्रकार से प्रमोशन किया जाएगा कि दुनिया भर से लोग जो हैं अपनी शादी विवाह करने आए हमारे भारत, यानी यहाँ पर आकर के शादी विवाह करें। यहाँ के लोग जो है सेलिब्रिटी लोग जाते नहीं है इटली फ्रांस, यहाँ वहाँ जाते हैं शादी करने, ऐसे ही यहाँ पर भी लोग, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये ख्वाहिश है कि लोग आए यहाँ के कल्चर में, यहाँ के हिसाब से शादी करें, जिससे पर्यटन को थोड़ा बढ़ावा मिले। तो इसके लिए ये लॉन्च किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो विश्व स्तर पर यह प्रमुख विवाह स्थल के रूप में उभरने के लिए भारत को यह किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी। ओके, तो पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया गया। अच्छा, बता दो मुझे कमेंट करके, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है ना। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस अगर पूछा जाए, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तब आप बताएंगे 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, ये एक है यूएनडब्ल्यूटीओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन। इसका हेडक्वार्टर बड़ा पूछा जाता है। हेडक्वार्टर याद रखना मैड्रिड में होता है। मैड्रिड में लोग डब्ल्यूटीओ नाम सुन करके विश्व व्यापार संगठन सुन लेते हैं, सोच लेते हैं, लेकिन विश्व व्यापार संगठन जो होता है उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में है, स्पेन में, ठीक है ना। एमजेटी ऐप है, एमजेटी ऐप डाउनलोड करो, वहीं पर ई बुक वगैरह मिलेगी, कोर्सेज वगैरह हमारे मिलेंगे, आप जाकर के उनको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, जब ऑफर आएगा तभी प्रचार करेंगे, अभी बीच में प्रचार नहीं करेंगे, ये मैंने वादा किया हुआ है आप लोगों से। चलो, किसने केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी जो केंद्रीय और एकीकृत, यानी कि जो सेंट्रल और इंटीग्रेटेड दोनों ही प्रकार का जीएसटी, जो मैंने कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो, या जब बिल लाया गया था तब भी मैंने क्वेश्चन लिया था, बताया था आपको, इसको संशोधन को मंजूरी दी गई है। यानी पहले ये लोकसभा में पारित हुआ, पास हुआ, फिर राज्यसभा गया, पारित हुआ, पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, अब ये मुहर भी लग गया। जब ये 3 प्रोसेस हो जाता है ना, तब ये बिल जो होता है, विधेयक जो होता है, वो बन जाता है अधिनियम, यानी एक्ट बन जाता है। यानी अब ये बन गया एक्ट। ये एक्ट था किस पर? अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि गैम्बलिंग को लेकर के, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के सरकार इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है, और इसके तहत 28% की जीएसटी स्लैब में लाया जाएगा, यानी हाईएस्ट जो टैक्स स्लैब है अपना, उसमें रखा जाएगा। तो वो सब रखे जाने के लिए मैंने आपको उसी दिन, अगर आप देखोगे, मुझे डेट नहीं याद है एग्जैक्टली, जो लोग पुराना करंट अफेयर देखेंगे तो उनको मिलेगा भी, 8-10 दिन पहले की बात है। उसमें नीचे वाली लाइन मैंने लिखी थी यहां पर कि इसके तहत आईजीएसटी और सीजीएसटी में संशोधन किया जाएगा, यही बात तो मैंने लिखी थी ना। तो वो संशोधन अब फाइनल हो गया है राष्ट्रपति की मुहर के बाद। तो आईजीएसटी, आपको पता होगा कि ये 4 प्रकार के जीएसटी होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, यानी स्टेट गवर्नमेंट वाला जीएसटी, एक होता है यूटीजीएसटी कह सकते हैं, यूटीजीएसटी जिसे यूनियन टेरिटरी वाला जीएसटी कह सकते हैं, और एक होता है आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इसी में, दोनों में संशोधन किया जाना था, जिसके तहत ये किया गया है। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि बताओ, ये ऑनलाइन जो गेमिंग है, गैम्बलिंग है या लॉटरी है, इन सबको जीएसटी के दायरे में लाने के लिए सरकार ने किस टाइप के जीएसटी में संशोधन किया? तो आप बताओगे आईजीएसटी में और सीजीएसटी में, ठीक है ना, ये बात बताना। इसके अलावा तो यहां पर देखो, इसको 28% में लाया जाएगा। तो ये बाकी चीजें मैं बता दिया हूं। आप देखो, जीएसटी जो है ना, विजय केलकर की समिति पर आधारित पर ये थी, ठीक है। भारत जीएसटी लागू करने वाला 162वां देश है। कॉपी पेन उठा लो फटाक से, मैं यहाँ पर प्रवचन शुरू करने वाला हूँ। देखो, जीएसटी लागू करने वाला भारत 162वां देश है। पहला देश है फ्रांस, ठीक है। भारत के लिए जीएसटी लाने के लिए ना बिल लाया गया था, 122वां बिल लाया गया था, और 101वें संविधान संशोधन के तहत यह जीएसटी लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को मध्य रात्रि से लागू हुआ। जैसे कि मैंने बताया, 4 टाइप से ये जीएसटी होते हैं। ऐसे ही 5 टाइप के टैक्स स्लैब बनाए गए हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और ये 28%। तो ये 5 प्रकार के टैक्स स्लैब हैं। मत भूलना, 0% टैक्स स्लैब भी होता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट 0% टैक्स स्लैब में रखे जाते हैं। इसके अलावा विजय केलकर समिति, मैंने बताया आपको कि इसकी सिफारिश के अवसर
ये आधारित थी। ये किस टाइप का वो है जीएसटी टैक्स है, तो आप बताएंगे इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है यानी अप्रत्यक्ष कर है। तो 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर के 2017 में जीएसटी लाया गया। क्लियर है ना। पहला राज्य बना था असम और सबसे आखिरी में जम्मू कश्मीर ने अपने यहाँ लागू किया जीएसटी। अगला क्वेश्चन, बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो देखो बीपीसीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ आप जानते हो ये भारतीय टीम के मुख्य कोच भी हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान भी रहे हैं। इनको अभी बीपीसीएल ने यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एक्चुअल में बीपीसीएल जो है ये प्योर फॉर श्योर और मेक लुब्रिकेंट इस दो नाम से कैंपेन लॉन्च करना चाहती है और यही दोनों कैंपेन को प्रचार करेंगे, प्रमोट करेंगे राहुल द्रविड़। क्लियर है ना। तो ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। बीपीसीएल एक महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और महानिदेशक हैं जी कृष्ण कुमार जी। अब कुछ और जो ब्रांड एम्बेसडर पिछले दिनों में नियुक्त किए गए थे, हर बार की तरह उनका भी रिवीजन करते हैं। जैसे जैसे प्लग का अभी करीना कपूर खान को बनाया गया, आईसीसी विश्व कप का ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए शाहरुख खान, असिस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की श्रद्धा कपूर बनाई गई, रिलायंस तीरा ने सुहाना खान, कियारा आडवाणी और करीना कपूर खान को बनाया, इप्सॉन इंडिया ने रश्मिका मंदाना को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर और रैंगलर के बनाई गई स्मृति मंदाना, ऋतिक रोशन को जेब्रोनिक्स टीवी का बनाया गया, सौरभ गांगुली जो है ये त्रिपुरा टूरिज्म के बनाए गए, इंपॉर्टेंट है, विराट कोहली ड्यूरोफ्लेक्स के बनाए गए और आलिया भट्ट जो है ये गुच्ची की बनाए गए हैं, पहली भारतीय बनी है। इसके अलावा आयुष्मान खुराना जो है ये वेकफिट के बनाए गए हुए हैं। क्लियर है ना। ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर थे। अब आगे बात करते हैं, बीआरओ ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैंने आपको कई बार बताया है जब बॉर्डर एरिया में कोई भी रोड बनाना हो, कोई भी ब्रिज बनाना हो, कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेंटेन करना हो तो उसके लिए काम जो करती संस्था वो है बीआरओ, सीमा सड़क संगठन। ठीक है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके द्वारा अभी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क बनाई जा रही है और ये बनाई जा रही है कहां पर? लद्दाख में बनाई जा रही है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये लद्दाख में ये होगा। ये उमलिंग ला दर्रे के ऊपर ये बनाया जा रहा है, वहां के दर्रे के पास में ये बनाया जा रहा है। तो देखो उमलिंग ला जो दर्रा है ना, इसी के नाम रिकॉर्ड था पिछली बार भी। 2 साल पहले बीआरओ ने यहां पर जो रोड बनाई थी 19,000 फीट की ऊंचाई पर, वो भी दोस्तों सबसे ऊंची थी अभी तक दुनिया में। और वहीं पर अब ये अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ेगी। समझ लो ये सड़क जो होगी ये 19,400 फीट की ऊंचाई पर बनेगी, यानी 200 फीट और 400 फीट और ऊंचाई पर बनेगी ये। ठीक है, तो बीआरओ के द्वारा ये बनाया जाएगा। ये सड़क का नाम रखा गया है लिक्रू मिगला फुकचे, ये वहां के लोगों के लैंग्वेज में है। ठीक है, तो लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में बनाया जा रहा है दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क। बीआरओ के बारे में बात करें तो 1960 में स्थापित की गई थी ये और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटिश चैट शो किंग माइकल पार्किंसन का निधन हो गया। 19 वर्ष महारानी एलिजाबेथ द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। देखो जब किसी को नाइटहुड की उपाधि दी जाती है ना तो उसके नाम के आगे सर जुड़ जाता है। वहां की जो महारानी थी अब तो वह चल बसी, अब तो किंग आ गए हैं, महाराजा आ गए हैं चार्ल्स। ठीक है, लेकिन नाइटहुड की जब उपाधि दी जाती है ना कुछ इस प्रकार से दी जाती है, तलवार रखी जाती है, इधर रखी जाएगी उधर रखी जाएगी तलवार। ठीक है, तो ये नाइटहुड की उपाधि पाने के बाद नाम के आगे सर जुड़ जाता है। अगर आपको याद हो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहीं कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा, सर रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, हालांकि इन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो, और फिर ये नाइटहुड की उपाधि लौटाए थे तो इनके नाम के आगे सर लौट गया था और उधर कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी लौटा दिए थे। फिलहाल नाइटहुड की उपाधि बहुत पुरानी से समय से ये दिए जाती रही है। 2008 में इनको मिला था। किसे मिला था? माइकल पार्किंसन को। माइकल पार्किंसन है कौन? एक एंकर थे समझ लो, ये पार्किंसन शो चलाते थे और पार्किंसन शो में ये भी इंटरव्यू वगैरह लिया करते थे। ठीक है, जैसे आप आजकल के पॉडकास्ट समझ लो या फिर आप कपिल शर्मा शो समझ लो, मतलब बहुत इस टाइप के ही कुछ इनका भी था। ये भी इंटरव्यू वगैरह लिया करते थे। जैसे अभी ANI पर एक है सुचिता पारेख करके है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है एग्जैक्टली, वो उनका इंटरव्यू जैसे आता है पॉडकास्ट, वो भी बहुत सारे इंटरव्यू लेती है। ऐसे टाइप का कुछ इनका भी था। इन्होंने 2000 से ज्यादा सेलिब्रिटीज का इन्होंने लिया हुआ था इंटरव्यू। कहां लिखा था मैंने? ये लिखा था 2000 से ज्यादा सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू ये ले चुके हैं। ठीक है ना। तो माइकल पार्किंसन 88 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। 2008 में इनको मिला था महारानी एलिजाबेथ के द्वारा नाइटहुड की उपाधि। 2005 में ये ग्रेट ब्रिटेन में खेल पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी बने थे। ओके, तो इनका निधन हुआ। चलिए, तो ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद, आपको ये इंफॉर्मेटिव अगर लगती है क्लास, तो अगर आप
आपको ये लगता है अगर कि फ्री में इतना कंटेंट दिया जा रहा है ना, तो आप एक काम क्या करो, गुरु दक्षिणा ही समझ करके वीडियो को शेयर कर दिया करो। ज्यादा कुछ नहीं, अगर कहीं और ना शेयर करना हो, कुल मिलाकर के लिंक ही उठा करके अपने व्हाट्सएप पर डाल दिया करो, ठीक है, उस पर स्टेटस पर। बस इतना कर दिया करो, इतना मेरी तरफ से कर दो, और मैं आपको फ्री में वो कंटेंट दूंगा जो कोई पेड कोर्स में भी नहीं दे रहा होगा। आपको इतना बढ़िया तरीके से यहाँ पर रिवीजन करवाया जाएगा, इतना ज्यादा कंटेंट आपको लाया जाएगा। मात्र 25 से 30 मिनट के अंदर की वीडियो होती है, और उसमें मैं पूरा का पूरा यहाँ पर आपके लिए 3 से 4 घंटे मेहनत करके कंटेंट लाता हूँ, जिससे आपका समय बच पाए और उस 25 से 30 मिनट में जल्दी जल्दी करके आप बहुत सारी चीजें जान पाए। तो अगर आप इसका कुछ रिटर्न करना चाहते हैं तो यही रिटर्न कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत, तो भारत जो है ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, बाकी आई तो है पाकिस्तान से। विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है इसकी थीम क्या रखी गई है, लैंडस्केप। आज आपको क्या बताना है, डेंगू के वाहक मच्छर को क्या कहते हैं ये बताइएगा। कौन सी मूर्ति है रामानुजाचार्य जी की, जिसे यहाँ पर इनमें से कौन सी मूर्ति जो रामानुजाचार्य जी की है ये आपको बताना है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे साथियों अगले क्लास में अगले दिन की जानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।